एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 बिजनेस इन्वायरमेंट। सो बेटा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट देखो, जो बिजनेस है ना वो बहुत ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट से। तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ये इन्वायरमेंट पे, मीन्स डिपेंड भी है, इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होता है आपका बिजनेस। सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज बट दैट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। देखो काफी बार क्या होता है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, ये इसका मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या फिर और ऐसे फैक्टर जो कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है पर इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। आप बोलोगे मैडम वो कैसे? अब बेटा नेचुरल कोई चीज आ जाए, ठीक है, तो उसको आप कैसे इफेक्ट होता है बिजनेस। देखो जैसे कि आपका कोरोना आया था, तो कोरोना ने कितने बिजनेस को इफेक्ट किया था? आपके कंट्रोल में तो नहीं था ना, किसी बीमारी होना तो आपके हाथ में तो नहीं है। तो बेटा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट आपको हार्म करता है, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कोई कोई उस इन्वायरमेंटल कंडीशन से बाहर निकल आता है। सो बिजनेस इन्वायरमेंट में आप यही डेफिनेशन लिख के आओगे, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स the sum total of all individual, institution and other forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। ठीक है, चाहे बिजनेस के हाथ में हो या कंट्रोल के बाहर हो, बट वो बिजनेस की आपकी परफॉर्मेंस को, बिजनेस को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सो बेटा आपके फीचर्स से आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है। सो ये 7 फीचर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप एग्जाम में कोई भी 5 पढ़ लेना और लिखाना। सो टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, business environment is the sum of all the external things which affect the business। ये definition से ही आ गया कि जितने भी sum of all the external things, जितनी भी external thing है जो कि आपके business को affect कर रही हैं, ठीक है, it is one of the feature of business environment। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कोरोना के, आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, पर वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो जितने भी टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस हो रहे हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। सेकंड इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। अब मैंने आपको बता दिया फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। अब फोर्सेस आ जाता है बेटा 2 तरह का, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बेटा जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बट जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बेटा जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या क्या आते हैं वो देख लो, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। आपका जो सप्लायर है वो आपसे नाराज होगा किसी चीज में, वो आपको नहीं देना चाहता माल। आपके जो कस्टमर्स है वो आपसे हैप्पी नहीं है, वो नाराज हो गए, डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, भाई आपसे सामान नहीं लेगा कल को। इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में लगा रहे हैं वो आपसे भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, नाराज हो गए, वो आपके पैसा नहीं लगाएगा तो वो आपका नुकसान आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कस्टमर और कॉम्पिटिटर जो है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, ये आपको मेंशन करना है स्पेसिफिक फोर्सेस में। ये वो फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, अफेक्ट इंडिविजुअल डायरेक्टली। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं बेटा। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल टेक्नोलॉजी कंडीशन जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। ठीक है, जो जनरल फोर्सेस है ना बेटा, जैसे कोई लॉ बना दिया, ठीक है, जो कि आपके उस अगेंस्ट है बिजनेस के, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई भाई जो आप दूसरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी हो गई तो आपका कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सोशली कुछ ऐसा हो गया है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो गई है, तो ये सब आते बेटे इसके अंदर। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो कि डायरेक्टली आपको इफेक्ट कर रहे हैं, जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस जो कि आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस। देखो जितने भी एलिमेंट्स है ना आपके एनवायरमेंट में वो सब इंटर रिलेटेड है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे जिम बंद हो गए थे, जिम बंद होने के कारण क्या इफेक्ट हुआ,
आपका क्या नाम है, जो लोग प्रोटीन वगैरह ले रहे थे वो बंद हुआ, ठीक है। और जो लोग बाहर का खाना खा रहे थे, खाना इफेक्ट हुआ, वो खाना बंद हो गया। तो बेटा इंटर रिलेटेड है। अगर जिम खुल गए कोरोना के बाद तो बेटा वो इनटेक शुरू हो गया, वो प्रोटीन वगैरह का, बाहर का खाना शुरू हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे योगा का ट्रेंड आ गया, योगा लोग करने लगे इम्यूनिटी को अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जितने भी अलग अलग एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं बेटा इंटर रिलेटेड होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, आप कोरोना का एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख के आ जाना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा डायनेमिक होता है। डायनेमिक मीन्स चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में भाई कल बारिश पड़ रही है, थोड़ी है कि 5 महीने तक बारिश ही पड़ रही है, चेंज है, कभी पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी। अभी कोई कस्टमर है आपके साथ जो बिहेवियर आज कर रहा है, हो सकता है कि वो कल ऐसा ना करे। तो डायनेमिक है बेटा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू चेंजिंग इट्स वेरियस कंपोनेंट। जैसे कि कंपोनेंट चेंज होते रहेंगे ऐसे ऐसे आपका जो इन्वायरमेंट है चेंज होता रहेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, इसका फीचर और कैरेक्टर है, क्या है ये, डायनेमिक है। फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों कहा गया है बेटा, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे जरूरी नहीं है आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हो, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग इन बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको नहीं पता होता है बेटा कल क्या होने वाला है। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिजनेस वालों के लिए कि कल के लिए प्लान करना। आप घर से निकले हो, ठीक है, कल के लिए बहुत से कुछ प्लान करने के लिए, मेरे को तो ये करना है वो करना है, और कल को बारिश आ गई, ओले पड़ गए, तो आपका बिजनेस इफेक्ट हो गया, आप नहीं कर पाए वो सारी चीज़ें। आप वेडिंग प्लानर हो, ठीक है, आपको प्लान करना है, प्री वेडिंग ये सब, तो आप उस इन्वायरमेंट में नहीं कर पाओगे, तो नुकसान हो जाता है बिजनेस का, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब आता है बेटे कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प एज इन टोटलिटी। मीन्स बेटा ये डिफिकल्ट है समझना बहुत ज़्यादा, आप समझ नहीं पाते जल्दी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है ना, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो गया, परसों कुछ होएगा। जब मैंने आपको बताया कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो इसलिए समझना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ लोग तो बेटा समझकर उस कंडीशन से, उस इन्वायरमेंटल सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं उसको समझ कर, बट कुछ लोग नुकसान बहुत पा जाते हैं, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया बेटा कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता है रिलेटिविटी। देखो मैंने आपको बताया इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अब देखो, अब रिलेटिविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि सब कंट्री में हर एक कंडीशन अलग होती है, इन्वायरमेंट अलग होता है। अब आप अब्रॉड में देखते हो, है ना, अगर यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात हो रही है, तो वहाँ पर यहाँ पे सर्दी है तो कहीं और पे गर्मी हो रही है। तो जैसे किसी कपड़ों का काम है, तो वो बेटा अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहा है तो उसको दोनों तरह के कपड़े बनाने हैं, तो उसको रिलेटिविलिटी कहते हैं, ठीक है। जो हर कंट्री डिफर होती है बेटे उसके रीजन टू रीजन पे, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो है बिजनेस को उसको डेवलप करना होता है, ठीक है। भाई जिस वेदर में रह रहा है उस वेदर की कंडीशन को फॉलो करना होता है। अगर बाहर कर रहा है, अगर किसी और देश में रहता है, तो उन दोनों को संभाल के करना होता है। तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी 5 आप लिख के आ सकते हो जो आपको समझ में आ जाए इजीली। टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, इंटरनल रिलेटेडनेस, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविलिटी। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग इन्वायरमेंट, अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट है फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। कॉम्प्लेक्सिटी आ गया कि आपको अंडरस्टैंड तो आप कर लेते हो आसानी से, बट बेटा उसको ना ग्रास्प नहीं कर पाते हो, समझ लिया पर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, समझ इतनी जल्दी आ जाता है, इतना जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। रिलेटिविलिटी को कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, समझाया, मतलब डिफिकल्ट होता है स्टडी करना। रिलेटिविलिटी अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब होता है भाई, ठीक है। सो ये सारे हैं हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। चलो जी अब पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा।
फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बेटा सबसे पहले तो आप ये जान लो, जिसने ये इंपॉर्टेंस समझ ली उसका बिजनेस टॉप पे होने वाला है, उसका बिजनेस की ग्रोथ 100% होने वाली है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई मीन्स अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसका पहला मूवर एडवांटेज मतलब पहला इनिशिएटिव लेके उसका एडवांटेज उठा सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स which may help a firm to improve its performance instead of losing them to the competitor। अब देखो आप, अपॉर्चुनिटीज थी, ये ओला उबर अब चल गई हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की, लोगों को पूरा इन्वायरमेंट को समझा कि इन्वायरमेंट में किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने क्या किया, ओला उबर को लेके, क्योंकि लोगों को जाने की सुविधा नहीं थी रात में, जो भी है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है, क्या आपकी पब्लिक आपसे मांगती है, या फिर क्या ऐसा बिजनेस कर सकते हो आप जिससे आप ऊंचाइयां छू लो। ठीक है, तो वो कब होगा बेटा, जब आप इन्वायरमेंट को, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे, एनालाइज करोगे और एक उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर उस पर काम करोगे, तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, इसलिए ये लिखा है हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अगर जिसका ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो भी एनालाइज करेगा अपनी जो भी इन्वायरमेंट है उसको, जिससे कि उसको और अपॉर्चुनिटी मिले अपनी फर्म को ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो बेटा इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट ऑन टाइम विच सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल और मस्त एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ, आप जरूर एग्जाम में लिख के आना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो थ्रेट है, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको आगे जाके देने वाला है, उसको आइडेंटिफाई कर लो। जो भी अच्छा बिजनेसमैन होता है, जो भी अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपना थ्रेट आसानी से समझ लेता है, जिससे कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि वही थ्रेट उसका कॉम्पिटिटर ना बन जाए। जैसे कि फेसबुक को पता था कि जो इंस्टाग्राम आ गया है, इंस्टाग्राम की वजह से मेरे को कोई नहीं चलाने वाला, तो फेसबुक ने क्या किया, खरीद लिया इंस्टाग्राम को, उसने अपना थ्रेट समझ लिया, है ना। तो आज भी देखो फेसबुक नहीं चला रहा है कोई ज़्यादा, इंस्टाग्राम ज़्यादा चला रहे हैं, और मालिक कौन है, मालिक एक है। ठीक है, इसलिए जो भी बिजनेसमैन हैं बच्चों, आप भी कोई बहुत लोग आगे जाके बिजनेसमैन बनोगे, या आप कर भी रहे होगे बिजनेस, ठीक है, या फिर कुछ भी आप आगे जाके करना चाह रहे हो बिजनेस, तो ये बात ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट समझ लो, अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी समझो कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के पास क्या नहीं है, आप क्या दे सकते हो बेस्टेस्ट, और आप थ्रेड आपका उस आगे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। ठीक है, जैसे जोमेटो है, पहले एक सुविधा नहीं थी कि आपके घर पे आके खाना आ जाए। ठीक है, आप ऑर्डर करो, खाना घर पे आ जाए, आपको दूर दूर जाके लेके आना पड़ता था। लेकिन किसी बंदे ने ये क्या करा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, ठीक है, और अपनी कंपनी बना ली। जोमेटो चल रहा है, बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो थ्रेड में अब एग्जाम्पल लिखना फेसबुक का, फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, जिससे कि उसका वो थ्रेड ना बन जाए, क्योंकि देखो बन जाता, आज के नए समय में सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यस, एनवायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। देखो इन्वायरमेंट दोनों चीजों के लिए, हम ये नहीं कह सकते इन्वायरमेंट सिर्फ बुरा है, थ्रेट ये आपको पता चलेगा नहीं, इन्वायरमेंट से आपको अपॉर्चुनिटी प्लस थ्रेट्स दोनों चीजें पता चलेंगी। ठीक है, its understanding and analysis can be the best source for planning and policy formulation for a firm। और उसी को आप एनालाइज करके अपनी प्लानिंग करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, जिस तरह से आप अपने फर्म को ऊंचाई पे लेके जाओ, किस तरह से अपने फर्म की ग्रोथ को इंक्रीज करो। ठीक है, सो बेसिकली बेटा आपको ये लिखना है, ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो इन्वायरमेंट है खाली ना तो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, ना ही खाली थ्रेट के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। जिसने ये दोनों को समझ लिया वो अपने मजे से बिजनेस की ग्रोथ देखेगा बैठ के, क्योंकि वो उसको हेल्प करेंगी अपॉर्चुनिटी थ्रेड उसकी पॉलिसीज बनाने के लिए, उसकी प्लानिंग बनाने के लिए और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। फोर्थ इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यस, it helps in tapping useful resources so that it can convert them into desired output। अब एक बंदा तो सारे काम नहीं करेगा, तो जो भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जिस फील्ड में अच्छे हैं, उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ।
ठीक है, उनको टैप करो जिससे कि आपका बिजनेस ग्रोथ हो। लोगों को भीड़ इकट्ठी मत करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्टेस्ट पर्सन, बेस्टेस्ट एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ, क्योंकि एक अकेला बंदा ग्रोथ पे नहीं जाता है, टीम स्पिरिट से, ग्रुप से, ठीक है, ग्रुप यूनिटी से, यूनिटी ऑफ कमांड से, जितने भी मैंने आपको 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है टीम स्पिरिट से ही आगे बढ़ा जाता है। इसलिए टैप करो, वो यूजफुल रिसोर्सेज को लेके आओ जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उनको एनालाइज करो, ठीक है। हो सकता है आप हर फील्ड में नहीं अच्छे हो, आप हर एक काम नहीं कर सकते हो, इसलिए बेस्ट पर्सन फॉर बेस्ट जॉब फॉर बेस्ट टास्क असाइन करो, ठीक है, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। फिफ्थ इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस इन दी डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब देखो, डायनेमिक इन्वायरमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं और आप आगे तक पढ़ोगे, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए कहा गया है जो भी रैपिड चेंजेस आते हैं उनको आप कॉपी करो, मींस आप समय के साथ अपने आप को भी बदलो जिससे कि आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रो कर सको। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अच्छी ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आप एनालाइज करना छोड़ दिया कि अभी इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, तो आप फिर आगे जाके ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस एनालाइजेशन करना पड़ेगा, जब भी आपकी ग्रोथ मिलेगी। इसलिए कहा गया इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट को समय के साथ, जैसे कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ऐसी आप अपनी समय के साथ आप जो आपकी पॉलिसीज है वो भी चेंज करो, ठीक है। Sixth is it helps in improving performance by continuous monitoring the environment and adopting suitable practices. A firm can improve the present performance as well as and succeed in the long run. अगर आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करोगे तो बेटा आप क्या कर सकते हो, आप मॉनिटरिंग करने के बाद आप इंप्रूव करोगे इवन अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको सक्सेस मिलेगी आप अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हो, ठीक है। अब देखो, एक बार आप ये चीजें बोल्ड समझ लो, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाओगे, मीन्स आप उसका एडवांटेज उठाकर आप आगे सक्सेस हो जाओगे। सेकंड इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट ऑन टाइम विच सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, ठीक है। अगर आपने थ्रेट समझ लिया, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम अगर आगे जाके आपको करने वाली है, अगर थ्रेट समझ लिया तो आप बहुत ज़्यादा अर्ली वार्निंग सिग्नल को समझ गए तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि पता था आगे आने वाले टाइम में वो लीड करेगा। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे जैसे आप पूरा का पूरा एनालाइज करोगे इन्वायरमेंट को तो आपको प्लानिंग करने में और पॉलिसी बनाने में बहुत आसानी होगी, आसानी से पॉलिसी फॉर्म हो सकती है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, बेस्टेस्ट रिसोर्स को यूज करो, ठीक है। आप जैसे अपनी कंपनी में अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज, ठीक है, वो हो सकता है, देखो आप हर एक काम नहीं कर सकते हो ना, तो जो जिस काम में बेटर है, बेस्ट है, आप उसको लेके आओ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा ग्रोथ पे लेके आओ, ठीक है। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, ठीक है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि डायनेमिक इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट चेंजेबल है ना, उसके साथ आप भी चेंज हो, समय के साथ बदलना पड़ता है चीज़ों को, अच्छी चीज़ें ग्रैब करने के लिए। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यस, आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो टाइमली, तो आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। जैसे कि बेटा यूजफुल रिसोर्सेज है ना, जैसे आप पढ़ने के लिए अच्छा चैनल ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप अच्छा चैनल ढूंढ रहे हो कि भाई मेरे को टीचर ऐसा मिल जाए कि मेरे को अच्छे से समझा दे, ठीक है। आज के टाइम में बहुत टीचर ऐसे हैं जो कि बेटा पैसों के लिए वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके फायदे के लिए नहीं है। सो आप बेस्ट ढूंढते हो जिससे कि आपको टीचर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अच्छे से समझा दे। आज के टाइम में बहुत से टीचर ऐसे जो बेटा पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेटा देखो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपको घर बैठे बैठे अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। तो उसमें चीज़ आ गया कि यूजफुल रिसोर्सेज जो है, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता है ना, तो आपको एनालाइज करना है कि बेस्ट क्या है आपके लिए,
ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप बेटा आपको सारे टॉपिक, सारे फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन माय वीडियो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको बेटा तो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगी और आपकी हेल्प करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।